डियर स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 ऑब्जेक्टिव सवाल का बात करेंगे हिंदी का, जो आपके कल के एग्जाम प्री बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होगा और आपका 2025 का एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो 2 वीडियो दोस्तों, ये तीसरा वीडियो है, पार्ट थर्ड होगा आपका। और कम से कम 6 वीडियो आएगा दोस्तों ऐसा, जो आप देख लेते हैं तो आपका 30+ ऑब्जेक्टिव में कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, और इस हिसाब से जिस प्रकार से हम लोग डिस्कस करते हैं, इस हिसाब से आपका कुछ सब्जेक्टिव सवाल भी यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन होता है, आपको पता है कि ये गद्यांश का होता है। ठीक है, तो गद्यांश से रिलेटेड पहला सवाल है। तो देखते हैं गद्यांश में क्या लिखा हुआ है कि मानव जाति को अन्य जीवधारियों से अलग करके महत्व प्रदान करने वाला जो एकमात्र गुरु है वह उसकी विचार शक्ति है। मनुष्य के पास बुद्धि है, विवेक है, तर्क है, शक्ति है, अर्थात उसके पास विचार के अमूल्य पूंजी है। अपने सदाविचारों के नींव पर ही आज मानव ने अपनी श्रेष्ठता की स्थापना की और मानव सभ्यता का विशाल महल खड़ा किया है। यही कारण है कि विचारशील मनुष्य के पास जब सदाविचारों का अभाव रहता है तो उसका वह मानस कुविचारों से ग्रस्त होकर एक प्रकार के शैतान से वशीभूत हो जाता है। मानवीय बुद्धि जब सद्भावों से प्रेरित होकर कल्याणकारी योजनाओं में प्रवृत्ति रहती तो उसकी अच्छाइयों का कोई अंत नहीं होता, किंतु जब वहाँ कुविचार अपना घर बना लेते हैं तो उसके पाशविक प्रवृत्तियाँ उस पर हावी हो उठती है। हिंसा और पापाचार का दानवी साम्राज्य इस बात का द्योतक है कि मानव की विचार शक्ति जो उसे पशु बनने से रोकती है उसका साथ देती है। ठीक है, तो देखिए, अब ये गद्यांश के आधार पर जो सवाल पूछा जाता है बहुत ही आसान होता है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार शीर्षक भी पूछ दिया जाता है इसमें। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल कहा गया है। पहला सवाल कहा गया बच्चों कि मानव जाति को महत्व देने में किसका योगदान है। तो मानव जाति को महत्व देने में किसका योगदान है, तो विवेक और विचार का बहुत ज़्यादा योगदान है। दूसरा सवाल है कि मनुष्य की श्रेष्ठता का नींव क्या है। मनुष्य की श्रेष्ठता की नींव क्या है, तो पापाचार, पाशविकता, सद्विचार या हिंसा। तो इसका होगा सद्विचार। ठीक है, सद्विचार हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला, विचारों की पूंजी में शामिल नहीं है। विचार की पूंजी में क्या शामिल नहीं है, तो देखिए आपका उत्साह शामिल है। ठीक है, उत्साह शामिल नहीं है। ठीक है, उत्साह शामिल नहीं है, तो ये है विवेक, तर्क और बुद्धि तीनों शामिल था, उत्साह शामिल नहीं था। अगला चौथा क्वेश्चन है कि मानव में पाशविक प्रवृत्तियां क्यों जागृत होती है। मानव में पाशविक प्रवृत्तियां क्यों जागृत होती है, तो मानव में जो आपका है पाशविक प्रवृत्तियां इसलिए जागृत होती है क्योंकि कुविचारों के कारण। ठीक है, कुविचारों के कारण। अगला सवाल है सद्विचार का विलोम शब्द क्या है, तो सद्विचार का होगा दुर्विचार। ठीक है, दुर्विचार हो जाएगा। अब देखिए आगे जो है 6 नंबर से आपका 10 नंबर तक जो आपको पूछा जाएगा, 6 से 10, वो आपका पद्यांश से रिलेटेड होगा। तो देखते हैं कौन सा पद्यांश है। देखिए पद्यांश है, तिनका तिनका लाकर चिड़िया रचती है आवास नया, इस तरह से रच जाता है सृजन का आकाश नया। देखिए सृजन का आकाश नया, मानव और दानों में यूं तो भेद नजर नहीं आता, एक पोंछता बहते आंसू जी भर एक रुलाएगा। ठीक है, यानी एक आंसू पोंछता हर एक जी भर के रुलाता है। रचने से ही आ जाता जीवन में विश्वास नया, कुछ तो ये धर्म धरती पर केवल खून बहाने आते हैं, आग बिछाते हैं राहों में पर फिर खुद ही जल जाते हैं। ठीक है, और आगे भी है कि जो खुद मिटने वाले होते वे रचते इतिहास नया, मंत्र नाश का पढ़ा करे कुछ, द्वार द्वार पर जा करके फूल खिलाने वाले रहते घर घर फूल खिला करके। तो ये रहा आपका पद्यांश। अब देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है कि सृजन के आकाश से क्या आशय है। सृजन के आकाश से क्या आशय है, तो वह नए आकाश का बनना। ठीक है, नए आकाश का बनना। अगला 7वां सवाल है कि चिड़िया अपने घोंसला क्या जोड़कर बनाती है, तो तिनका तिनका जोड़कर अपना घोंसला बनाती है। अगला 8वां क्वेश्चन है कि मानव और दानों में क्या अंतर है। तो देखिए साफ साफ लिखा गया था आपका पद्यांश में कि एक पोंछता आंसू दूसरा खून रुलाता। ठीक है, दूसरा आंसू लाता, तो मानव जो है आंसू पोंछता और दानव आंसू लाता है। तो 8 का हो जाएगा ए। 9वां नंबर है कि नाश का विलोम क्या है, तो नाश का विलोम हो जाएगा सृजन। नाश का विलोम क्या हो जाएगा, सृजन हो जाएगा। अगला सवाल है कविता का संदेश क्या है। ये कविता जो है वो क्या संदेश दे रहा है, तो कविता संदेश दे रहा है आपका खुद मिट कर भी दूसरों का भला करना चाहिए। अब देखिए व्याकरण खंड में हम लोग पहुंच चुके हैं। तो पूछा जा रहा है पहला सवाल व्याकरण से, यानी 11वां सवाल कुल मिलाकर। तो चिड़िया आसमान में उड़ती है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। चिड़िया जो आसमान में उड़ रही है वो कौन सी क्रिया है। ठीक है, तो चिड़िया आसमान में उड़ रही, क्या उड़ रही है ये आपको पता नहीं चल पा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा आंसर, अकर्मक क्रिया। जब भी आप उत्तर करें और क्या में उत्तर करें आपका जवाब नहीं मिलेगा तो फाइनली आप कह सकते हो वो क्या है, अकर्मक, और जवाब मिल जाए तो वो सकर्मक क्रिया हो जाता है।
12वां सवाल है कि जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थित होते हैं, जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थित होते हैं किंतु कर्म नहीं होते, वह कौन सी क्रिया होती है? तो दोस्तों वो है अकर्मक। कर्म होता ही नहीं, कर्ता और क्रिया तो उपस्थित होगा लेकिन कर्म पता ही नहीं चलेगा, तो वो क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया होगा। आगे, उत्तर का अनिकार्थी शब्द नहीं है। देखिए, उत्तर का मतलब होता है जवाब देना, उत्तर का मतलब होता है बाद में भी, ठीक है। उसके बाद है उत्तर दिशा भी होता है, तो उत्तर का मतलब क्या होता है? दक्षिण दिशा नहीं होता है, तो यही आंसर आपका करेक्ट होगा यहाँ पर। आगे 14वां सवाल है, रात ही रात में विग्रह का समस्त पद क्या होगा? तो रात ही रात का विग्रह क्या होगा? रातों रात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, जिस समास में पहला पद अव्यय और प्रधान होता है वहाँ कौन सा समास होता है? तो वैसा समास जिसका पहला पद अव्यय होगा और प्रधान होगा तो उसे अव्ययी भाव समास भी कहते हैं। आगे है, मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष कौन सा होता है? तो एक मिश्र में वाक्य में एक आपका प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा क्या हो जाता है? तो दूसरा होता है आश्रित उपवाक्य, ठीक है, एक दूसरा आश्रित उपवाक्य, यही आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला है 17 नंबर के, राजा का महल, राजमहल कौन सा समास है? तो राजा का महल जो है वो तत्पुरुष, जैसे आपका पूछ दे विद्या जोड़ाले विद्यालय, तो इस तरह का कितनों भी समास आ जाएगा तो वो तत्पुरुष समास ही होगा, ठीक है। आगे 18वां सवाल है कि निम्न में किस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग हुआ है? समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो मोहन और सोहन घनिष्ठ शब्द, देखिए जोड़ा जा रहा है तो यही क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक मतलब कि जोड़ना, बीच में जोड़ा जाता है उसको समुच्चय बोधक कहते हैं। तो मोहन और सोहन घनिष्ठ मित्र है। अगला सवाल है, बच्चे गीत गा रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? 19 में, तो ये है बच्चे गीत गा रहे हैं, कर्तृवाच्य, ठीक है, बच्चा खुद कर रहा है इसलिए कर्तृवाच्य हो गया। अगर बोलता कि बच्चों के द्वारा गीत गाया जा रहा है तो वो कर्मवाच्य होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा जा रहा है, यह कौन सा वाच्य है? तो देखिए यहाँ अभी अभी आपको बताया कि बच्चे के द्वारा गीत गाया जा रहा है, अगर द्वारा लगा होता तो कर्मवाच्य होता। इस प्रकार से मजदूर के द्वारा पेड़ काटा जा रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य ही होगा, 20 का बी हो जाएगा। अब 21वां फिर से गद्यांश है, 21 से लेकर 24 तक आपको गद्यांश का जवाब देना है। देखिए पूछा जा रहा है, मन की मन ही मांझ रही, मन की मन ही मांझ रही, कहिए कहिए जाइए कौन पे, उद्धव नाही परत नहीं, ठीक है। तो सूरदास वाला है, उद्धव वाला है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें कौन सा क्वेश्चन है, कौन कौन सा। तो इससे गद्यांश से क्वेश्चन है 21वां नंबर में कि प्रस्तुत पद में किसकी मन की बात मन में ही रह गई? किसके मन की बात मन में रह गई? तो वह गोपियों के मन की बात मन में ही रह गई थी और कृष्ण वहां से आ गए थे, ठीक है, नहीं बता पाए थे वो लोग। आगे है, कृष्ण ने गोपियों के लिए कौन सा संदेश भिजवाया? कृष्ण ने गोपियों के लिए कौन सा तो संदेश भिजवाया? तो योग का संदेश भिजवाया था कृष्ण ने। अगला सवाल है, कृष्ण के संदेश को सुनकर गोपी की स्थिति कैसी हो गई? गोपी की स्थिति कैसी हो गई? तो वो देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा कि कृष्ण के संदेश को सुनकर गोपी की स्थिति कैसी रह गई? तो विरह की आग जगी। कृष्ण की बातों को सुनकर, संदेश को सुनकर गोपियों की स्थिति जो थी विरह की आग जगी थी उसके अंदर में, ठीक है। आगे, गोपियों के अनुसार कृष्ण ने कौन सी मर्यादा का उल्लंघन किया था? गोपियों के अनुसार कृष्ण ने कौन सी मर्यादा का उल्लंघन किया था? तो प्रेम की, प्रेम को ठुकरा कर वो चले गए थे, इसलिए कहा जाता है प्रेम का ये उल्लंघन किया था। अगला हम लोग देखेंगे उत्साह कविता, ठीक है। 25वां क्वेश्चन है कि उत्साह कविता जो है किन अर्थों की ओर संकेत करता है? तो उत्साह कविता आपका जो है ललित कल्पना, क्रांति की चेतना के साथ नव निर्माण और नव संचार की ओर आपका ये संकेत करती है। अगला सवाल है, जल जात का अर्थ क्या होता है? जल जात का मतलब जो जल में रहता है, ठीक है। तो जल में कौन रहता है? पुरैन पात यानी कि कमल का पत्ता। तो 26 का हो जाएगा बी। आगे है 27 की, नागार्जुन ने फसल के लिए किन आवश्यक तत्वों की रचना की, चर्चा की? तो नदियों के पानी की, किसान, देखिए सवाल क्या पूछा है, नागार्जुन ने फसल के लिए किन आवश्यक तत्वों की चर्चा की थी? तो नदियों के पानी का, किसान की मेहनत का, मिट्टी के गुणधर्म और सूर्य की किरणों का और उपयुक्त सभी। तो नागार्जुन जो थे वो सभी चीज़ों का आह्वान किए थे, सभी चीज़ों की चर्चा की थी, इसलिए आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी, डी नंबर। आगे 28वां पूछा गया है कि कितने साल तक हवलदार साहब काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे? तो 2 साल तक गुजरते रहे थे, ठीक है। 28 का हो जाएगा आपका ए, 2 सालों तक गुजरते रहे थे। अगला है अध्याय फिर से गद्यांश और 29 से लेकर 32 तक आपको गद्यांश का जवाब देना है। तो देखिए गद्यांश से बार बार सोचते क्या होगे उस काम को जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जीवन जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वाले पर भी हंसती। तो इस प्रकार से आपका गद्यांश है। चलिए आंसर क्वेश्चन देखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश किस कहानी से लिया गया है? तो प्रस्तुत गद्यांश जो था वो नेताजी के चश्मा से लिया गया है, प्रस्तुत गद्यांश। नेक्स्ट, हवलदार साहब कितने दिनों बाद कस्बे से गुजरे? तो पूछा गया कि हवलदार साहब जो है वो कितने इससे गुजरे थे, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ खुद दिया हुआ है 15 दिनों के बाद दिया होगा, देखिए
बोला 15 दिन के बाद फिर उसी कस्बे से गुजरी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? तो आंसर हो जाएगा 15 दिनों के बाद, ठीक है, डी नंबर। अगला है, कस्बे के चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी हुई थी? तो उस पर लगा हुआ था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चश्मा। आगे है, हवलदार साहब को क्यों लगा कि अब मूर्ति का चश्मा नहीं होगा? अब मूर्ति का चश्मा नहीं होगा क्योंकि कैप्टन जो था वो मर गया था, ठीक है। 32 का हो जाएगा बी। अगला हम लोग देखेंगे 33वां कि बाल गोविंद भगत के बेटे ने के क्रियाक्रम में किससे आग दिलाई, ठीक है। बाल गोविंद भगत के बेटे के क्रियाक्रम में किससे आग दिलाई गई थी? तो दिलाई गई थी वो पतोहू से ही दिलाया गया था। अगला सवाल है, बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर बताएं कि श्रम बिंदु का अर्थ क्या है? तो श्रम बिंदु का अर्थ होता है पसीना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 35वां कि तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा, पंक्तियां किस कहानी से लिया गया है? तो दिया गया पंक्तियां जो किस कहानी से लिया गया है? तो वो लिया गया आपका बाल गोविंद भगत से। 35 का सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आगे 36वां कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब देखा गया? तो जब वो उनका बेटा जो था, इकलौता बेटा मर गया था, तब वो गा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फिर से एक गद्यांश दिया हुआ है और गद्यांश के आधार पर आपको आंसर देना था। तो 37वां क्वेश्चन हम लोग पहुंच गए हैं। तो 37वां क्वेश्चन है कि प्रस्तुत अंश किस कहानी से ली गई थी? एक बार गद्यांश को देख लेते हैं, ठीक है। बोला, झटपट हल्दी पीसकर हमारे घाव पर थोपी गई, घर में कोहराम मच गया, हम केवल धीमे सुर से सो सा से कर रहे थे, मैया के आंचल में लुके चले जाते, सारा शरीर थर थर कांप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए, हम आंखें खोलना चाहते थे पर खुलती ना थी, हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड़ से हमें गले लगा देती। इसी समय बाबूजी दौड़ते आए, आकर झट से मैया की गोद में अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल के प्रेम और शांति के चंदेवों को छाया ना छोड़ी, ठीक है। तो अब तो आपको आइडिया लग ही गया होगा कि कौन सा गद्यांश लिया गया है। तो पूछा गया 37वां के प्रस्तुत अंश में किसकी कहानी कहाँ से ली गई है? तो प्रस्तुत पद्यांश में जो है वो माता के आंचल में लिया गया है, माता के आंचल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक की माँ ने लेखक के घाव पर क्या पीस कर लगाई? तो वो हल्दी लगाई थी। 38 का भी हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 39वां की लेखक कहाँ डर कर छिप जाते थे? तो मैया के आंचल में जाकर वो छिप जाते थे, भले पापा उसको डांटते लेकिन मैया के आंचल में जाकर छुप जाते थे। आगे है कि माता के आंचल में लेखक को क्या मिला? माता के आंचल में लेखक को क्या मिला, ठीक है। तो क्या मिला? प्रेम और शांति, दुख और तकलीफ, खाने की वस्तु और घृणा और अशांति। तो मैया के आंचल में मिला था प्रेम और शांति, प्रेम और शांति मिला था। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोग 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कर चुके हैं, ठीक है, जो आपके कल के बोर्ड एग्जाम के लिए, कल यानी प्री टेस्ट बोर्ड के लिए और आपका 2025 का एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो इसको भी प्लेलिस्ट में ऐड किया जाएगा, प्लेलिस्ट को आप जरूर देखें। तो इस तरह से हम लोग अभी 3 वीडियो बना चुके हैं दोस्तों, और आपका 3 से 4 वीडियो और आने वाला है, ठीक है। सुबह तक भी आ जाएगा आपके पास, तो सुबह आप स्कूल जाने से पहले आप इसको जरूर देख लें ताकि आपका प्रिपरेशन भी अच्छा हो और कम से कम ऑब्जेक्टिव में आप 30 में से 30 बिल्कुल ला सकते हैं, ठीक है। और फाइनली इससे बहुत सारा सवाल आपको मिलता हुआ नजर आएगा क्योंकि ये सारे जैक बोर्ड का प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर सवाल है, ठीक है। तो चलिए इसी तरह से मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप तैयारी करते रहिए। जय हिंद, लव यू, जय हिंद, जय भारत।